कैसे हो आप सब लोग। आई नो बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि मैम इंपॉर्टेंट सीयूईटी PYQs आप करवा दो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम में जो आए हैं वो मैं आपको आज कराने वाली हूं। और ये क्वेश्चंस जीटी जो जनरल टेस्ट आप देने वाले हैं, जनरल टेस्ट में किस तरीके के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मैम इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। और हाँ, आप टैली भी कर सकते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूं आप नोटिस करोगे कि उस तरीके की तैयारी मैंने आपको करवाई है। नॉर्मल जो हमारी करंट अफेयर्स और जीके की क्लास होती है उसमें मैंने आपको उसी टॉपिक से क्वेश्चंस जो है करवाए हैं। तो आप ये भी चीज जो है नोटिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे आज एमसीक्यूज करने वाले हैं, पीवाईक्यूज करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी सीयूईटी की एकदम जो है जोरदार हो जाएगी। सो आई नो यू ऑल आर रेडी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो पूछा गया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट। इसमें से पूछा है इनमें से कौन सी स्टेट नहीं है। मणिपुर, लद्दाख, यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या लगता है लद्दाख स्टेट है, यूपी स्टेट है, गुजरात स्टेट है या फिर मणिपुर स्टेट है? तो आप यहाँ पे देखोगे मणिपुर भी एक स्टेट है, यूपी भी एक स्टेट है, गुजरात भी एक स्टेट है। इसमें पूछा गया कि स्टेट कौन सी नहीं है। तो जो लद्दाख है इट इज नॉट अ स्टेट, ये एक स्टेट नहीं है, ये तो एक यूटी है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लद्दाख। सो बी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर ओवर हियर, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है, कोशिश कीजिए इसका जवाब देने की। Which of the following gases present in the Earth's atmosphere absorbs ultraviolet radiation emitted from the sun? ये जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था, याद है एटमॉस्फेयर का जीके का टॉपिक पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि कौन सी गैस जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और हमको जो है क्या किससे बचाती है? यूवी रेस से जो है बचाती है, ठीक है। और ये जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है बिकॉज स्किन कैंसर होता है। तो कौन सी गैस जो हमें बचाती है? तो आप यहाँ पे देखोगे ओजोन लेयर। सो ओजोन गैस जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए हमारी सनस्क्रीन की तरह होती है। सो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे? ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या लगता है कि कौन जो है गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट? सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटे। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो यहाँ पर आप लॉर्ड माउंटबेटन जो है लिख सकते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे आप सी लगा सकते हैं। वहीं पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको मुझे सही जवाब देना है। नेम द सिख गुरु हु डेवलप्ड द गुरमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज लिखने के लिए उन्होंने जो है गुरमुखी स्क्रिप्ट को जो है डेवलप किया था। तो यहाँ पर कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने ऐसा किया था? गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या फिर गुरु रामदास। सो जो सेकंड गुरु थे उन्होंने ऐसा किया था, दैट इज गुरु अंगद। गुरु अंगद जी ने जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट को जो है डेवलप किया था पंजाबी लैंग्वेज जो है लिखने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका जो है आपको सही जवाब देना है। फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोड्यूसिंग डैश। जो फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है, तो वो उस पे क्या जो है सबसे बढ़िया तरीके से उग सकता है? वहां पर राइस अच्छे से उग सकता है, टी, कॉटन या फिर कॉर्न। सो आपको याद रखना है कि जो फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल होती है ना, वहां पर सबसे बढ़िया ना राइस हो गया, शुगर केन हो गए, प्लांटेन हो गए, ये जो सारे क्रॉप्स है बहुत अच्छे से जो है उगाए जाते हैं फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल में। जो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा जो है दिखाई देती है वो यही वाली सॉइल होती है, फर्टाइल होती है, रिवर के जो सेडिमेंट्स होती है उनके डिपोजिशन से जो है बनी हुई होती है, ठीक है। और ये राइस, शुगर केन, इन सबको उगाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसका आंसर आपको मुझे बताना है।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ डैश आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो कितने छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार? सो 275, 450, 780 या फिर 572। क्या लगता है आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका आंसर जो है फोर्थ सही हो जाएगा। 572 आइलैंड्स का ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको दिख रहे होंगे कि हमने ये सारी चीजें जो है करी है, हमने आपको ये करवाई है चीजें। कुछ चीजें जो नहीं भी करवाई है अभी मैं जीके के क्लासेस में करवा ही रही हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बिकॉज जीके एक बहुत वास्ट टॉपिक होता है, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें जो है प्रिपेयर्ड रहना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हमें आता होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमें ना आता हो वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 49th parallel is the boundary line between which two countries। ये जो 49th parallel है ना, ये बाउंड्री लाइन है। ये किन दो कंट्री के बीच की बाउंड्री लाइन है? बाउंड्री लाइंस जो है मैं आपको बहुत जल्द जो करवाने वाली हूँ। जो भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस है वो मैं आपको कराऊंगी। पहले आपको इसका आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। यूएसए एंड कनाडा के बीच की बाउंड्री लाइन है 49th पैरेलल, या फिर नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, या फिर जर्मनी एंड फ्रांस, या फिर ब्राजील एंड चिली। किन दो कंट्रीज के बीच की लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए एंड कनाडा। एक्चुअली यूएसए एंड कनाडा को सेपरेट करती हुई 49 पैरेलल है, और ये 49 डिग्री नॉर्थ लाइन है, जो कि एक तरीके से यूएसए और कनाडा के बीच में ना ये लैटिट्यूड है जो उसको क्या डिवाइड करता है, यूएसए एंड कनाडा को। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? यूएसए एंड कनाडा। 49 पैरेलल बाउंड्री लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में? यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। वही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसका आप मुझे सही जवाब देंगे क्या होगा? द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। जो मतलब जितनी अमाउंट ऑफ लाइट है जो हमारी आंखों में एंटर करती है, मतलब ये वो कौन कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अभी जरूरत है, कितनी नहीं जरूरत है? तो कौन जो है रेगुलेट करता है इसको, द अमाउंट ऑफ लाइट को जो हमारी आंखों में घुसती है? आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल या फिर रेटिना। सो ये हमने छोटी क्लासेस में, आप साइंस में हमेशा पढ़ते हैं, जब भी हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं तो इस चीज के बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है कंट्रोल करती है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका आइरिस हो जाएगा। वहीं पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसका आप जवाब देंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए आपके एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी मैंने आपको बताया था, निकनेम करवाए थे मैंने आपको सिटीज के। सो यहाँ पर आपको मैच करने हैं कि जयपुर को किससे जोड़ोगे, जोधपुर को किससे जोड़ोगे, नागपुर को किससे जोड़ोगे। सो जयपुर तो सभी जानते हैं ना, पिंक सिटी। तो सबसे पहले आप देख लो 1 पे 5th किस पे आ रहा है? 1 का 5th जो है इन दो पे आ रहा है, तो ये दोनों तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दो कि ए और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जयपुर आप देख रहे हो पिंक सिटी हो गई, तो पिंक सिटी बी और सी में ही आ रहा है। बाकी आप देखोगे अमृतसर को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं अमृतसर को? गोल्डन सिटी बोलते हैं, या फिर आप देखते हो अमृतसर को ब्लू सिटी बोलते हैं। तो अमृतसर को ब्लू सिटी तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, है ना। ब्लू सिटी तो किसको बोलते हैं? जोधपुर को बोलते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल ही सेकंड में ही हमें पता चल गया। तो एक तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फर्स्ट का 5th, अमृतसर का क्या हो जाएगा? गोल्डन सिटी। वहीं पर आप देखोगे नागपुर का क्या हो जाएगा? ऑरेंज सिटी। जोधपुर का क्या हो जाएगा? ब्लू सिटी। एंड सूरत का क्या हो जाएगा? डायमंड सिटी। तो आपको ये इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए। क्या पता एकदम से किसी भी सिटी का निकनेम पूछ लिया जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो होली हंगामा ऑफर चल रहा है सीयूईटी उत्कर्ष पर, उसको जो एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च तक। सो जिन्होंने जो है मिस कर दिया था इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए, उन्होंने जो है अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, तो अब जो है ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी आपको थोड़ा टाइम और मिल गया है। तो आप अगर चाहते हैं अपनी सीयूईटी की तैयारी को और शानदार बनाना, आप चाहते हैं कि आप अच्छे ड्रीम कॉलेज में अपने जाए, तो आप अपनी सीयूईटी की तैयारी में हमारी मदद ले सकते हैं। और हमारी मदद जो है बिल्कुल आपको यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर मिल रही है। 90% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पर।
आप इसका जो जरूर से जरूर फायदा उठाइए। एक तरीके से आपकी गाइडेंस हो जाती है, आपको एक रास्ता मिल जाता है कि आपको क्या करना है ना। वहीं पर एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, 1313 विद्यार्थियों को लकी ड्रॉ के द्वारा मिलने वाले हैं ऑनलाइन कोर्स एकदम फ्री। सो ये जो होली हंगामा ऑफर में जितने भी बच्चे जो कोर्सेज लेंगे, है ना, तो उनका जो है लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और उन बच्चों में से जिनका नाम उस लकी ड्रॉ में निकल कर आएगा, उन्होंने कोर्सेज परचेस करे हुए हैं, तो उनके वो पैसे जो है वापस हो जाएंगे, तो वो उनका कोर्स जो है एकदम फ्री हो जाएगा। हुई ना ये मजेदार बात। तो ये जो है ऑफर मचाएगा असली हंगामा। फाइन। अब आगे देखोगे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज में जो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये एक्चुअली 11th के बच्चे जो अब क्लास 12th में आए हैं उनके लिए है, जो अपनी CUET की तैयारी को एकदम शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि अगले साल एग्जाम देंगे CUET UG 2025 का। सो दिस इज द प्रवेश बैच। सो आपके लिए जो कोर्सेज है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के कोर्सेज जो अवेलेबल है और 2500 रुपीज में आपके पास अवेलेबल है। और सिर्फ अगर आप जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं सो जनरल टेस्ट 1500 में अवेलेबल है। सो ये वो बच्चों के लिए जो कि क्लास 12th में अभी आए हैं और अगले साल 2025 में CUET का एग्जाम देना चाहते हैं। आप बोलोगे कि मैम जो बच्चे अभी 2024 का ही एग्जाम देने वाले हैं, 1 महीने बाद बस एग्जाम होने वाला है, उनके लिए कोई बैच है? तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया बैच है यहाँ पर, वो है आक्रमण बैच। आक्रमण बैच जो में जो है हम बिल्कुल जो CUET का एग्जाम आपके सर पर बैठा है उसको जो है हम एकदम टारगेट करेंगे और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपके पास ये बैच जो अवेलेबल है। आप देखोगे आर्ट्स का 1000 रुपीज में, साइंस का 1000 रुपीज में, वहीं पर आप देखोगे कॉमर्स ऑल्सो 1000 रुपीज, आर्ट्स का हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों अलग भी अवेलेबल है, साइंस का बायलिंगुअल, कॉमर्स का बायलिंगुअल, और सिर्फ अगर आपको जनरल टेस्ट लेना है तो वो सिर्फ 450 रुपीज में आपके पास अवेलेबल है। तो इससे जो आपके जो CUET का एग्जाम है CUET UG 2024 वो बहुत ही आराम से जो आप क्रैक कर पाओगे। वहीं पर अगर आप देखोगे एक हमारे पास प्रीमियम UG MCQ बैच है। इसमें खास बात यह है कि आपको हर सैटरडे क्या मिलती है, 2 वे इंटरैक्टिव क्लास। 2 वे इंटरैक्टिव क्लास में हम लोग होते हैं आमने सामने, आप हमसे पूछते हो अपने क्वेश्चंस, आप हमसे लेते हो अपनी गाइडेंस, जो जो आपके डाउट्स होते हैं, जो जो आप पूछना चाहते हो आप उसमें जो है पूछते हैं। और क्या हो जाता है, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, आपको लगता है कि जैसे हम एक दूसरे के सामने, आपके जो भी डाउट्स है आप इस क्लास में जो है आराम से पूछ सकते हैं। सो ये भी एक अलग तरीके का बैच है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज लेना, सो सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है और वो सिर्फ आपको 500 रुपए में मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। फाइन। तो वहीं पर अगर हम चले अब अपने अगले क्वेश्चन पे, सो आई होप हमारा वो 9th क्वेश्चन था ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो 9th था। अब हम आ गए हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। सो 10वां क्वेश्चन भी आपको जो है क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। सो आपको मैच द फॉलोइंग करके जो है मुझे आंसर बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। सो बताइए आंसर क्या होगा। जैसे अब क्या होता है ना, इन जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम हमें सिर्फ रिकेट्स का तो पता है कि रिकेट्स ना, जैसे आपको इनमें से किसी एक का तो आता ही होगा कि हाँ मैम हमें ना आइडिया तो नहीं है इतने विटामिन, कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जैसे रिकेट्स का याद रह गया। सो रिकेट्स का आपने क्या कर दिया कि हाँ मैम ये ना विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। सो 4th में देख लो। सो आप 4th में देखोगे रिकेट्स जो है सेकंड में कहां पर आ रहा है, सेकंड में यहाँ पर आ रहा है, तो आपने ए बी ऑप्शन तो हटा ही दिए कि हाँ मैम ए और बी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 4th का सेकंड ऑप्शन जो है सिर्फ इन्हीं 2 में दिखा रहा है। ठीक है। अब आपको स्कर्वी पता होगा, स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। सेकंड का ए होना चाहिए। सो सेकंड का ए जो है इसमें है, तो ये तो ऑब्वियसली जो है क्या हो गया, डिस्कार्ड ही हो गया। सेकंड का ए यहाँ हो गया, तो यहाँ पर आंसर जो आपका डी हो गया। तो अगर आपको सारे भी नहीं आते हैं तो मैच द फॉलोइंग में ये होता है कि आपको जितने आते हैं उससे आप मदद कर सकते हैं। तो अनीमिया क्या हो जाएगा, B12 की कमी से अनीमिया हो जाएगा, B12, स्कर्वी हो गया, विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, थर्ड का फोर्थ विटामिन ए की कमी से अनीमिया, B12, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी एंड स्कर्वी विटामिन सी। सो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आप राइट आंसर देंगे कि क्या हो जाएगा। अब ये क्या है, ऑथर और बुक्स के नाम दिए हुए, एक जगह पे ऑथर और उनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई है, तो इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। तो अगर आपको महात्मा गांधी जी की किताब का नाम आपको पता हो, तो सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने कौन सी किताब लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ।
ठीक है, तो फर्स्ट का तो फोर्थ ही होगा। सो फर्स्ट का फोर्थ देख रहे हो, बी में ही है, सीधा का सीधा ऑप्शन क्लियर हो गया। बाकी अगर बुक्स आपको आती भी नहीं है तो भी आप जो आंसर दे पाओगे फर्स्ट का फोर्थ। तो बट फिर भी हमें बाकियों की भी पता होनी चाहिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की आप देखोगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सभी को पता है। बलराज सिंह आप देखोगे, बलराज सिंह के द्वारा लिखी गई है इंडियाज बिस्मार्क। और इंदिरा गांधी जी की बुक है इटर्नल इंडिया, ये याद रखना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है इटर्नल इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अब देखिए ये भी मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन है। अब ये जो है डिफरेंट रेवोल्यूशन बताया, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है जीके में। जीके में मैंने ऑथर्स बुक्स भी करवाए हुए हैं, निकनेम कराए हुए सिटीज को, डेफिशिएंसीज वाले भी कराए हुए, विटामिन और रेवोल्यूशन वाला भी कराए, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूं। तो आई होप आपको जो है हेल्प हो रही होगी, आप आंसर्स दे पा रहे होंगे। सो ग्रीन को किससे मिलाओगे? ग्रीन किसके लिए आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए आया था, तो 1 का तो 2 ही होगा। 1 का क्या होगा? 2। 1 का 2 किस में है? देखो ए में ही है, मतलब आंसर आपको पहले ही पता चल गया। अगर आपको एक भी रेवोल्यूशन आता है तो आप बाकी आंसर दे पाओगे। सो 2 का ब्लू का क्या हो जाएगा? फिश एंड एक्वा। व्हाइट किसका होता है? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। और गोल्डन किसका होता है? जूट का होता है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड द राइट आंसर इज ए। लग रहा है घबराना नहीं है कि मैम और मैच तो फॉलोइंग आ गया, घबराना नहीं है। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस कितने आसान दे रखे हैं, ऑप्शंस भी कॉम्प्लिकेटेड किए जा सकते हैं। ए, अगर ए में सभी 2 2 2 लगा दे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, अरे 2 2 2 लगे सब में, अब तो मेरे को और सेकंड पे आना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके जो आप यूज करो तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा अब आप बोलोगे मैम ये ईयर वाला क्वेश्चन आ गया। सो क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। अब इनमें से किसी एक मूवमेंट का तो थोड़ा आइडिया होगा ना आपको कि कौन से ईयर में हुई थी, या फिर आपको ये आइडिया होगा कि इनमें से कौन सी मूवमेंट सबसे पहले हुई है। तो देखो क्विट इंडिया मूवमेंट आप सभी को याद रहनी चाहिए। सो दैट इज इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुई है बताओ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई है हमारी यस। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1 का सेकंड, सो 1 का सेकंड आपको यहीं पे दिख गया कि यही आंसर होगा, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपकी आ गई 1922 में जो है विड्रॉल हो गई थी। वहीं पर अगर आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में विड्रॉ हुई थी, है ना। वहीं पर अगर आप होम रूल मूवमेंट में देखोगे तो होम रूल मूवमेंट जो है 1916 में आ गई। सो ये वाला क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जिन्होंने 11th 12th में पढ़ी है, उनको याद रह जाएगा। थोड़े साइंस स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज ईयर वाले क्वेश्चंस है, बट फिर भी आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पहले क्या हुआ था। पहले क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी, है ना, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। होम रूल को लेकर जो आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं कि होम रूल कब हुआ होगा, है ना, तो इतना तो आप कर सकते हो कि पहले एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगा लो। ईयर्स नहीं याद तो क्रोनोलॉजी तो आपको याद होगी, है ना। एनसीक्यू करके आप याद रख सकते हो। एनसीक्यू, एन क्या होता है? पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरीके से आप याद रख लो, तीनों मूवमेंट आपको याद रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। वहीं पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको मुझे सही जवाब बताना है। अब ये रिवर्स है और वो कौन सी सिटीज के थ्रू जो है पास होकर रिवर जाती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बच्चों को मुश्किल लग सकता है। अब जैसे नर्मदा नदी कहां से होके जाती है बताओ? अगर आपको इनमें से एक भी पता होगा ना, जैसे कावेरी इरोध, ये ना हमने बहुत सुना है, कावेरी का इरोध हमने बहुत सुना होगा। सो 4 का 1, तो मतलब आपके ए और बी बच गए ऑप्शन, है ना, ए और बी में से ऑप्शन बच गए। तो आप बताओगे नर्मदा एक्चुअली क्या हो जाता है? नर्मदा हो जाता है हमारा जबलपुर आपने नाम सुना होगा, नर्मदा जबलपुर से होते हुए जाती है। महानदी जाती है संबलपुर से होती हुई। वहीं पर गोदावरी गुंटूर, है ना, आंध्र प्रदेश के गुंटूर रीजन से होती हुई जाती है। सो नर्मदा का आप ले दोगे जबलपुर, नाम सुना है ना। वहीं पर महानदी संबलपुर, गोदावरी गुंटूर और कावेरी इरोध। आपको इनमें से अगर एक भी आती होगी तो आप बाकी कर सकते हो। चारों में से अगर एक भी आपकी क्लिक होगी ना कि हाँ यार इस नदी के बारे में मुझे पता है, ये नदी कहां से होके जाती है, तो आप इसका आंसर जो है दे पाओगे। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ए हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14 एंड द राइट आंसर इज ए। वहीं पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
इसका आपको मुझे जवाब देना है। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आप लगा देंगे। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आप आंसर बताएंगे। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो? इसरो के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस साल भी आएंगे। तो इसरो के करंट चेयरपर्सन कौन है? के रंजन, एस सोमनाथ, डी एस बोमाई या फिर नन ऑफ दीज? सो आपको याद रखना है एस सोमनाथ जो है अभी करंट चेयरपर्सन है। तो पहले भी वही थे, अब भी वही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आप जवाब बताने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है आंसर क्या हो जाएगा? Which city in India is located at the bank of the river यमुना? आगरा, अलीगढ़, दिल्ली या फिर सारी? तो आपको अगर थोड़ा भी आइडिया हो कि आगरा तो है यमुना नदी के किनारे, है ना, आप सब देखते हो ताजमहल, वहीं पर दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है, तो दो हो गई है तो अलीगढ़ भी होगी ही। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों सिटीज जो है लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, रिवर वाला टॉपिक भी मैंने आपको डिटेल में कराया है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आपको बताना है हु वाज द फाउंडर ऑफ इसरो। देखो इसरो का दूसरा क्वेश्चन है ना, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसरो से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ इसरो? इसरो के फाउंडर जे.एच. बाबा, के रंजन, विक्रम साराभाई या फिर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। किसने फाउंड किया था इसरो को? सो इसरो वाज यस फाउंडेड बाय विक्रम साराभाई। यहाँ पर आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर इज सी, विक्रम साराभाई। वहीं पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आप बताएंगे। देखो यूएसएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सो जो बच्चे 11th 12th में जिन्होंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ी उनके लिए थोड़ा जीटी करना थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस वो ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ते हैं, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लेते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से कोई क्वेश्चन आएगा तो उनके लिए आसान हो जाता है। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पॉलिटी तो वो पढ़ ही रहे होते हैं, तो उनके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। बट हाँ, थोड़े साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे जो है थोड़ा कट जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बट कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। आप सब लोग जो है इसकी मदद से, जो मैं करा रही हूँ उसकी मदद से जो है आप अच्छा कर पाओगे। वही है, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है यूएसएसआर का पार्ट नहीं है? रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, बेलारूस। वैसे तो अब यूएसएसआर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट पहले पूछा गया कि पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था तो उसका पार्ट नहीं हुआ करती थी। तो रशिया तो थी, उज्बेकिस्तान भी थी, बेलारूस भी थी, चाइना पार्ट नहीं हुआ करती थी, है ना। चाइना वॉज नॉट द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। फाइन। सो क्वेश्चन 19 एंड द राइट आंसर इज सी। वहीं पर अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर आपको बताना है एट विच नेशनल पार्क वर चीता ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका? अफ्रीका से चीता लाए गए थे ना, कौन से नेशनल पार्क में लाए गए थे? काजीरंगा नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, कुनू नेशनल पार्क या फिर बाबा बुदान नेशनल पार्क? सो जो लाए गए थे चीताज अफ्रीका से वो लेकर आए थे कुनू नेशनल पार्क में लेकर आए थे। ठीक है, कहां पर लेकर आए थे? कुनू नेशनल पार्क में। सो क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल पार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क्स भी मैंने आपको कराए हैं, वो भी एक बार आपको नजर में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not a state? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। बेसिक नॉलेज, बिल्कुल बेसिक नॉलेज कि इनमें से कौन सी स्टेट नहीं है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी, अब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेट नहीं है, बाकी स्टेट है। ये तो अब क्या है? यूटी है। सो ऐसी लद्दाख का क्वेश्चन आया था, ऐसी ही जम्मू कश्मीर का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, इसका आप आंसर बताएंगे। इन विच स्टेट इज द सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड? अब सुंदरबन नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में है, त्रिपुरा में है, उड़ीसा में है या फिर सब में है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में सबने सुना है, वेस्ट बंगाल, बंगाल टाइगर, सबने सुना है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है हमारा? ए, वेस्ट बंगाल में है। सो क्वेश्चन नंबर 22 ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अब आपको बताना है कि इन विच ईयर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश? यूजीसी जो है, यूजीसी को कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो आप देखो 1956, 1953 में जो है तैयार हो गया था, बट प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश 1956 में किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 1956। आई नो ये वाला क्वेश्चन आप थोड़े मुश्किल हो जाता है, आप नहीं कर पाते, तो वैसे भी आपको 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए कि आपको जो नहीं करने हैं। ईयर वाले क्वेश्चन आपको लगता है कि तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो उसको आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। वाटर मेट्रो इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? वाटर मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो वो कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुई थी? केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा या फिर मणिपुर? तो यहाँ पर आंसर केरला है। केरला में वाटर मेट्रो जो है स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। इसका आपको मुझे आंसर बताना है।
हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक? ओलंपिक में पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से पहले भारतीय थे? सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, अभिनव बिंद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर क्या है, क्या आपको पता है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अभिनव बिंद्रा, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। सो क्वेश्चन नंबर 25 भी कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? ये मैंने बहुत बार करा है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर जो है ए और सी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो आप यहाँ पर दोनों लगा सकते हो, दोनों ही ऑप्शन जो है सेम है, तो दोनों ही जो है करेक्ट है, ए और सी दोनों ही जो है यहाँ पे दोनों की टाइपिंग सेम हो गई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आप आंसर बताएंगे। राइनो इज अ नेचुरल हैबिटेट इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया? राइनो जो है वो मोस्टली किस नेशनल पार्क का जो नेचुरल हैबिटेट है कि वहीं पर मोस्टली जो है पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क या फिर नन ऑफ दीज? सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि भाई ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कौन सी स्टेट में है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो हर क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाओ, आपकी जो तैयारी एकदम बढ़िया रहेगी। सो मैंने आपको जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट PYQs करवा दिए हैं, आपको आइडिया मिल गया होगा कि अच्छा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब बोलोगे मैम इसका फायदा क्या होगा, हमें तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ी आएंगे दोबारा, तो बट आइडिया तो मिल जाएगा ना कि किस तरीके से जीके की तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या ज्यादा मुश्किल पूछे जा रहे हैं, आसान पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो लेवल जो है मीडियम लेवल है, इतना कोई मुश्किल लेवल नहीं है। कुछ आसान, कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, कुछ मीडियम है, ठीक है। आसान और एवरेज, इजी और एवरेज के बीच में ही जो क्वेश्चंस यूजुअली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे किसी और क्लास में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।